हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन के बारे में, जिसमें कि उन्होंने ये कहा जो कोई भी पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी करा ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। लेकिन आखिर रजिस्ट्री ना कराएं तो फिर कराएं क्या, यह भी हमें समझने की जरूरत है कि क्या रजिस्ट्री कराने के बाद भी अगर हम उस प्रॉपर्टी का मालिक ना बन पाए तो क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि छूट गया जिसके कारण हम उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाए। तो हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में और समझते हैं कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और वो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसे कि हमें ध्यान में रखना है, जिसे कि अगर हम कहीं मिस करते हैं या कहीं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के हम मालिक रहे ही ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जो सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन पाएंगे, और अगर नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा सही डॉक्यूमेंट, ये भी आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट रहा है ये भी हम समझेंगे। देखिए, इसमें जो लैंडमार्क रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो आई है फतिमा इमरान वर्सेस विश्वेश्वरैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। और इस केस के अंदर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है वो ये रहा है जो क्या सेल डीड जो है वो किसी भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट पे अगर बन रहा है तो क्या उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी, क्या वो सही डॉक्यूमेंट है। क्या अगर कोई भी पर्सन किसी इनवैलिड डॉक्यूमेंट पे रजिस्ट्री करा ले तो क्या वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। देखिए, ये बात बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि लॉ फील्ड से नहीं हैं उनको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उन्हीं के लिए इस तरह की वीडियो बनाए जाते हैं ताकि वो इन बातों को बहुत बारीकी से समझ पाए जो क्या सिर्फ रजिस्ट्री कराने से, क्या आपने सिर्फ प्रॉपर्टी को जाकर के देखा, प्रॉपर्टी का फेसिंग बहुत अच्छा है, उसकी प्राइसिंग आपको बहुत कम पैसों में मिल रहा है, या जो कॉस्टिंग उसकी होनी चाहिए उस कॉस्टिंग में उससे काफी सस्ते अमाउंट में आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, तो क्या इन बातों को ही ध्यान में रख करके आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर लोगे तो क्या इससे काम चल जाएगा। देखिए, यहाँ इसी बेसिस पे अगर कोई पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करता है तो उसे कहीं ना कहीं इन फ्यूचर किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है तो सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता। उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, और इस केस के अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है जो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस बेसिस पे ये रजिस्ट्री हो रहा है, किसी भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट पे क्या रजिस्ट्री हो जाए तो उस रजिस्ट्री से क्या वो पर्सन जो है वो वहां का मालिक बन जाएगा। साथ ही अगर कोई पोजीशन लेता है रिट के थ्रू, हाईकोर्ट में रिट फाइल करके अगर कोई पोजीशन का बेनिफिट ले रहा है, कोई इंटरिम प्रोटेक्शन ले लिया है, तो क्या उससे यह मान लिया जाएगा जो पोजीशन उसके पास है तो प्रॉपर्टी का ऑनर भी वही होगा। तो क्या रिट के थ्रू अगर कोई पोजीशन लेता है तो उस कंडीशन में यही मान लिया जाएगा जो हाँ ये इसके पास पोजीशन है तो यही प्रॉपर्टी का मालिक होगा। साथ ही गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर्टी होती है उनके क्या लॉज हैं, किस तरीके से उनके ट्रांजैक्शन होते हैं, किन बातों को ध्यान रखना होता है जब हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी परचेस कर रहे होते हैं। तो यही सारी बातें इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया है और इस पे अपना एक जजमेंट दिया है। देखिए, इसमें जो बैकग्राउंड है इस केस का वो हम समझ लेते हैं पहले। जो इसमें 53 एकड़ लैंड जो है, 53 एकड़ लैंड इसमें इन्वॉल्व है, जो कि कहां का है, वो तेलंगाना स्टेट का है। यहां पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने 1982 में, मतलब गवर्नमेंट ने यहां पे 1982 में एक सेल एग्रीमेंट के थ्रू एक प्रॉपर्टी को सेल किया। किसे? भावना कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेल किया एक प्रॉपर्टी। ठीक है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, सेल एग्रीमेंट। किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और भावना कोऑपरेटिव के बीच में। और इस सेल एग्रीमेंट की कभी भी रजिस्ट्री नहीं होती, इसे कभी भी रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता, और इसी सेल एग्रीमेंट के बिहाफ पे फर्दर इसे सेल कर दिया जाता है, फर्दर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। तो क्या बिना रजिस्ट्री कराए, बिना किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराए उस प्रॉपर्टी को उन्होंने फर्दर सेल कर दिया और किसी सामने वाले पर्सन ने इसे परचेज कर लिया। और फतिमा जो मैंने आपको दिखाया, इन्होंने, ये भी एक पर्सन है इसमें जो कि इन्होंने परचेज किया था इस प्रॉपर्टी को भावना कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो क्या यहां पे परचेज कर लेना
विदाउट ये वेरीफाई किए जो सामने वाले पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का राइट है या नहीं है। उन्होंने सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी लीगल प्रोविजन है, उन्होंने वो सारे कंडीशन फुलफिल किए हैं या नहीं किए हैं, विदाउट वेरीफाई किए यहां पे फातिमा जी, ये जो मैंने और फातिमा है, इन्होंने परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद कुछ दिनों के बाद वहां पे गवर्नमेंट जाकर के कहती है जो ये आपका जो सेल एग्रीमेंट बना था वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो चुका है और इस प्रॉपर्टी पे वो अपना राइट लेना स्टार्ट कर देती है। उस कंडीशन में यहां पे एक रिट पिटीशन फाइल होता है हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे कहा जाता है जो हमें पोजीशन के लिए यहां पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो यहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, जहां पे सिंगल बेंच बैठी रहती है, वो कहीं ना कहीं से डिसअलाउ कर देते हैं, लेकिन डिसमिस कर देते हैं इस पिटीशन को, जो क्योंकि ये अपना टाइटल और पोजीशन वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। फिर जब ये हाई कोर्ट में ही डिवीजन बेंच में, मतलब दो जजों की बेंच में जब ये केस लगता है तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है और उसके बाद गवर्नमेंट पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्वेश्चन खड़े किए जाते हैं जो क्या पुराने जो रजिस्टर्ड सेल डीड हैं उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी अगर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू जो सेल डीड रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि रजिस्ट्री हुई है, क्या अगर वो रजिस्ट्री किसी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हुआ है तो क्या उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। और दूसरा ये भी होता है कि क्या कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, अब वो पोजीशन लेना चाहता है, तो क्या उस कंडीशन में वो पोजीशन क्या रिट के थ्रू जो है उसे प्रोटेक्शन मिल पाएगा। मतलब किसी भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर कोई पोजीशन लेना चाहे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो क्या उस कंडीशन में उसे रिट में पोजीशन मिल पाएगा, क्या रिट के अंदर उसे प्रोटेक्शन मिल पाएगा, इस बात पे क्वेश्चन खड़ी हुई। साथ ही जो क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कोई भी अगर उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो क्या इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। ये सारी बातों का यहां पे क्वेश्चन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया। और देखिए यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें डिसीजन रहा है वो ये रहा है जो अगर कोई प्रॉपर्टी 1982 में अगर अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के थ्रू अगर परचेज किया गया है जो कि इनवैलिड है रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू, क्यों इनवैलिड है, जो कोई भी सेल एग्रीमेंट जब बनता है तो उसको विद इन अ 4 मंथ उसकी रजिस्ट्री उसको रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर कोई सेल एग्रीमेंट बन रहा है तो सेल एग्रीमेंट का जो है वो 4 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो ये जो आपका जो बना 1982 में जो एक सेल एग्रीमेंट बना है वो इनवैलिड हो चुका है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू उसे रजिस्टर नहीं कराया गया और उसके बावजूद भी उसे रजिस्टर्ड कराया गया सेल डीड के थ्रू, जो कि इनवैलिड था, जो कि फ्रॉड और डिफेक्टिव रूट है। देखिए आपने रजिस्ट्री करा ली, उसमें किसी भी पर्सन का कोई भी गुनाह हो, कोई भी गलत कर रहा हो, कोई भी उसमें फ्रॉड कर रहा हो, कोई भी गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहा हो या आपको बेचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती मानी जाएगी जो आपने उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई क्यों नहीं किया। देखिए यहां पे जो भी लैंड परचेस किए हैं, जो भी यहां पे सेल कर रहे थे, उसे कहीं ना कहीं उन्होंने माना जो ये किसी ना किसी फ्रॉड के तरीके से हुआ है और डिफेक्टिव रूट के थ्रू से हुआ है, तो उस पर्सन पे कार्रवाई ऑब्वियस सी बात है होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज किया है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरे लाइफ टाइम का पैसा लगा दिया होगा। हो सकता है जो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है वो उनके लाइफ का बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये इंपैक्ट आ रहा हो। बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के किसी भी पर्सन को यहां पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा आर्टिकल 26 के अंदर। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे 2-3 बातों को बहुत ही क्लियर कहा है। आप जिस भी पर्सन से अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है जो क्या वो प्रॉपर्टी सामने वाले के पास है या नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को देख करके, उसकी पोजीशन को देख करके सिर्फ और सिर्फ परचेज कर लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, इससे ये साबित नहीं होता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। आपको ये भी देखना है कि जिससे आप परचेज कर रहे हो क्या उसके नाम से वो प्रॉपर्टी है, क्या वैलिड रूट है, उसके पास जिस तरह से प्रॉपर्टी आई है वो रूट क्या वैलिड हुआ, क्या उसने सही तरीके से सारे लीगल प्रोविजन को फॉलो करते हुए, सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए उसने क्या उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रखा है। अगर उसका लीगल राइट बन रहा है तभी आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करें। अगर आप नहीं परचेज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका इनवैलिड माना जाएगा और अगर सामने वाले के पास राइट है ही नहीं तो फिर अगर आप उससे प्रॉपर्टी परचेज करते समय रजिस्ट्री भी करा लो तो वो प्रॉपर्टी कहीं भी किसी भी तरीके से वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और इस जजमेंट के अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो अगर आप के पास कोई भी वैलिड टाइटल नहीं है, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको इसके अंदर प्रोटेक्शन भी नहीं दिया जाएगा। और देखिए इसमें गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे जो
क्वेश्चन आया है लैंड का, वो आया है गवर्नमेंट अंडर द लैंड एंड रिफॉर्म एक्ट, साथ ही अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट के अंदर। यहां पे गवर्नमेंट की लैंड प्रॉपर्टी को दिखाई गई है, इन दो एक्ट में कवर किया गया है। यहां पे जो गवर्नमेंट ने दिखाया है अपनी प्रॉपर्टी को, ये उन्होंने इन एक्ट के अंदर दिखाया है जो ये प्रॉपर्टी मेरी है। और कहीं ना कहीं पिटिशनर जो है वो प्रूफ करने में, जो इन्होंने इनके पास एक्चुअल पोजीशन है, ये प्रूफ करने में कहीं ना कहीं वो फेल हो गए, क्योंकि उनके पास ना तो कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना तो कोई सर्वे प्रूफ है, कुछ भी कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं था, जिसके कारण वो ये साबित करने में, जो उनके पास पोजीशन है, ये साबित करने में वो कहीं ना कहीं विफल हो गए और नहीं दे पाए वहां पे। और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जो किसी भी पर्सन को अगर रिट का प्रोटेक्शन चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट दिखा करके या उस प्रॉपर्टी पे वो रहता है ये दिखा करके जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसे वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। अब बात आती है जो हम आखिर कैसे हम समझें जो वो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा या नहीं होगा। कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, ये भी बात हम देख लेते हैं। जो जब कभी भी हम प्रॉपर्टी लें तो हम उसे सही तरीके से उसे वेरीफाई करें। कैसे वेरीफाई करना है? एग्जामिन द फुल चेन ऑफ द टाइटल एटलीस्ट 30 ईयर। देखिए एटलीस्ट 30 ईयर और 5 ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट। देखिए इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्या ट्रांजेक्शन में यह पता चल रहा है जो वो प्रॉपर्टी जिससे भी आप परचेस कर रहे हैं कौन है उसका ऑनर। अगर आपने ये वेरीफाई कर लिया जिस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है और वैलिड डॉक्यूमेंट उसके पास है, अगर आपको खुद नहीं पता चलता है तो आप किसी लीगल कंसल्टेंट से आप इसके लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से ये बात समझते हैं जो कौन होगा वैलिड ऑनर और किसके पास होगी प्रॉपर्टी की पोजीशन। अगर आपका ये कंफर्म हो जाए तो उसके बाद ही आप किसी तरीके से उस पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज करें। और साथ ही उसमें क्या देखना है आपको, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देखना है या म्यूटेशन रिकॉर्ड भी देखना है। देखिए म्यूटेशन रिकॉर्ड भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उनका ट्रांजैक्शन जब होता है तो उस कंडीशन में ये म्यूटेशन रिकॉर्ड कभी भी अपडेट नहीं रहता और सामने वाला पर्सन कभी भी उसे ऐसे ही बिना म्यूटेशन रिकॉर्ड के ही सेल करने की कोशिश में रहते हैं। तो इस समय भी आपको ध्यान में रखना है जो आपका म्यूटेशन रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन है या नहीं है, मतलब जो जिस भी पर्सन का नाम उसमें मेंशन है वही उस प्रॉपर्टी का ऑनर है या नहीं है। साथ ही कोई उस पे किसी भी तरीके का कोई लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए या कोई टैक्स ड्यूज नहीं रहना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही एक आप पब्लिक नोटिस जो है जरूर इशू कर दें, और ये बताने के लिए जो आप जो है इस प्रॉपर्टी को परचेस करने जा रहे हो या इसमें इस पर्सन का नाम है, ये ऑनर है यहाँ इस प्रॉपर्टी का, तो ये आप करने जा रहे हो, इसके लिए भी एक नोटिस इशू करना बहुत जरूरी है। साथ ही ठीक है, मतलब आप जो मैंने बताया आपको, ये जब भी कभी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाए तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो अगर आपसे खुद से पता नहीं चल रहा है, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप किसी न किसी लीगल कंसल्टेंट से इसके लिए बात करें और वो आपको कंफर्म करके देंगे जी इस प्रॉपर्टी पे किसका राइट है या नहीं है, वो कौन ऑनर है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आप सिंपली रजिस्ट्री कराते हो बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो ये जरूरी नहीं है जो आप जो है ये कंफर्म कर दो जो यही ऑनर है और इसी से आपने परचेस कर लिया है और परचेस करने के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। देखिए इसमें जो केसेस का रेफरेंस लिया गया है, इस केस के अंदर वो लिया गया है सूरज लैम्प इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें कि अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के थ्रू जो है जीपीए और विल के कैन नॉट ट्रांसफर द टाइटल। मतलब इसमें यही कहा गया जो कोई अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट है या अनरजिस्टर्ड जीपीए है या विल है, उसके द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता। यहां पे इन केसेस का इसमें यूज किया गया है, जिसके थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है जो किसी भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट के द्वारा अगर कोई रजिस्ट्री हुई है तो उसकी मान्यता कहीं से भी नहीं है और उसे कहीं भी उसको वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और उसे ये नहीं मान लिया जाएगा जो उस प्रॉपर्टी पे जिस भी पर्सन ने रजिस्ट्री कराया है उसी का ऑनरशिप है। और अब इस जजमेंट से हमें क्या सीखने के लिए मिला है, क्या हमें इसमें सीखने की जरूरत है, जो कोई भी रजिस्टर्ड सील डीड तब तक वैलिड नहीं है जब तक एक वैलिड ऑनर के साथ वो रजिस्टर्ड सील डीड को नहीं बनाया गया है। मतलब किसी भी पर्सन के साथ अगर आप उस एग्रीमेंट को बना रहे हो, जैसे कोई भी पर्सन आकर के किसी भी प्रॉपर्टी को अगर सेल कर रहा है, तो इसलिए ये नहीं मान लिया जाएगा जो वो प्रॉपर्टी उसी की थी क्योंकि आपने रजिस्ट्री करा रखा है। ठीक है, तो वैलिड ऑनरशिप के लिए ये जरूरी है जो जिस भी सामने वाले पर्सन से आपने परचेस किया है क्या उसके पास उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप है या नहीं है। और साथ ही अगर आपके पास वैलिड टाइटल या फिजिकल प्रूफ नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो आप किसी भी तरीके से रिट पिटीशन के अंदर जो है आप वहां का पोजीशन के लिए प्रोटेक्शन नहीं पा सकते हो। ठीक है,
तो ये भी हमें इस केस से समझने के लिए मिला है। अगर कोई लैंड किसी स्टेट के अंदर में है तो किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट के द्वारा जो है वो कहीं भी उस प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर नहीं कर लिया जाएगा। मतलब यहां पे सेल एग्रीमेंट की बात हो रही है, जो क्या दो लोगों के बीच में अगर सेल एग्रीमेंट बना लेकिन उसे रजिस्ट्री नहीं कराया गया, तो उस बेसिस पे अगर सेल कर दिया गया प्रॉपर्टी, तो मतलब कोई भी ऐसा प्राइवेट डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी को जो है विदाउट फॉलो द स्टैच्यूटरी लॉ जो है उसे ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। और इस केस में हमें ये भी देखने के लिए मिला, जो आप अगर प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ऊपर से वेरीफाई करके या प्रॉपर्टी को देख करके या बहुत सस्ता मिल रहा है या बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है आपको, ये सब बातें देख करके आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए ना जाएं। आप उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर करें, आप उसका ऑनरशिप वेरीफाई जरूर करें और साथ ही आप उसका लास्ट 30 ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन है या जो भी सीरीज है वो वेरीफाई जरूर करें, जो आखिर ये प्रॉपर्टी किसकी रही है, किसके नाम से है, कौन है उसका ऑनर। उस म्यूटेशन में जाकर चेक करें कि म्यूटेशन में क्या उनका नाम है या नहीं है, इनकम्प्लेंस सर्टिफिकेट उनके पास है या नहीं है। ये सारी बातें आपको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बाद में जब आप ये बोलने जाओगे जो मैंने इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा लिया है लेकिन आपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट नहीं देखे, तो कहीं से भी आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं वो आपके हाथ से निकल सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें जब भी कभी आप प्रॉपर्टी परचेस करें। और ये रहा था कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड, और इसमें जो भी बातें कही गई है वो भी मैंने आपके सामने रखा। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी कभी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाए तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, जो हमें किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछना आप। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।